अच्छा, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें क्या फ़र्क होता है? देखिए, मुझे तो जो मैंने स्टडी किया है तो मेरी नज़र में तो मुझे फ़र्क नहीं यंग नज़र आता, डेवलपर्स और क्योंकि इट्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप जो कर रहे हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे आगे के लिए, मतलब फ्यूचर काफ़ी के लिए? सारी चीज़ें सीख जाएंगे फ्यूचर के लिए। आपको ऐसे वेज मिल जाएंगे कि आप अपने अगले आइडिया को बहुत जल्दी बना सकते हैं। थर्ड, देखें, जब इस चीज़ में आप आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, इट्स नॉट अ विन विन ऑल द टाइम। फिर नोविक स्टार्ट विद एज के क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर के क्या एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस पे हैं? 2002 में इसकी वैक्सीन आ जाती तो क्या रिएक्शन होता लोगों का? बहुत अच्छा काम किया। जो आजकल एफ आई पी में होता नहीं है, प्रॉब्लम भी बहुत अच्छा है, आपका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, वांट भी प्रॉब्लम है, नीड भी प्रॉब्लम है, लेकिन नीड जो नेसेसरी जो कंपलसरी उसको चाहिए, वो अगर आपने आइडेंटिफाई करके वेंचर स्टार्ट किया तो आप बहुत मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू बातें अगेन, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक और इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ हाजिर हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे लीडर से जो कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के ज़रिए आगे बढ़ाना चाहता है, और उनसे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से अपना जर्नी स्टार्ट करके आगे बढ़े और किस किस तरह की इनोवेशन लेके आना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान को और टेक्नोलॉजी में फ़ायदा हो। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फुरकान, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह करम। आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। और काफ़ी अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई। है अराउंड 2 इयर्स के बाद टू हुई। इयर्स के बाद, हाँ यार, टाइम बहुत तेज़ी से चलता है। बिल्कुल। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी जब तुम शायद पढ़ने जा रहे थे। हाँ, उस टाइम हुई थी, और नहीं, उससे भी पहले लाइक इंटरव्यू के टाइम हुई थी, जब अवेंजा के ट्रेनिंग इंटरव्यूज़ ख़त्म हुए थे। हम्म। उसके बाद क्योंकि नहीं, ये लास्ट लास्ट तो वही बात हुई थी ना हमारी कि भाई तुम जा रहे थे। हम्म हम्म। तो फिर उस वक्त फिर जो तुमने जो कोर्स स्टार्ट किया था वो क्या हुआ, हो गया पूरा? वो कंप्लीट हो गया। उसकी कॉन्वोकेशन भी अभी अक्टूबर में हुई। हम्म। तो अल्लाह के फजल से आलिम भी बन गया मैं। हम्म। तो तो उसके कोर्स के बारे में थोड़ा बताओ, क्या कोर्स था और कैसे तुमने सोचा कि यार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए तुमने सोचा कि यार मैं आलिम बन जाता हूँ? एक्चुअली फैमिली जो बैकग्राउंड था ना, तो शुरू से इस्लामिक रहा। क्योंकि घर में वालिद साहब के जितने दोस्त हैं वो सारे मदरसे मस्जिद से ताल्लुक़ रखते थे। भाई जो बड़ा भाई है, उसके भी सारे दोस्त। और मेरी गैदरिंग भी जो थी, हम ज़्यादातर मस्जिद जाते थे उधर, खरादर में जब रहते थे। तो एक शुरू से बैकग्राउंड था। फिर अम्मी ने भी पढ़ना शुरू कर दिया, तो उनको देख के और शौक़ हुआ कि पढ़ना चाहिए ताकि अपनी इबादत और अपनी चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाए। तो फिर एकेडमी मैंने रात की देखी, क्योंकि दिन में स्टडी होती थी। तो जब मैं उधर फर्स्ट टाइम गया मुलाकात के लिए, कि एक तो अम्मी ने तो रात, सैटरडे नाइट नानी डेज हैं, दावतें हैं रात की। तो उधर यही बात की थी कि इनिशियली कि जस्ट मैं आऊँगा, फिर देखता हूँ, अगर इंटरेस्ट हुआ तो मैं कंटिन्यू करूँगा, एंड छुट्टियाँ भी बहुत होंगी। सो बहुत अच्छे से उन्होंने वेलकम किया। वो फिर शुरू हुआ तो एक 8 साल की ड्यूरेशन गुजर गई। हाँ। लेकिन ये है कि वो शौक़ फैमिली बैकग्राउंड की वजह से पैदा हुआ, और फिर उसको किया। इस कोर्स में बस यही था कि जो 8 साल का कोर्स था वो तो मेरा मेजरली यहाँ कराची में से ही था। और जो 1 साल लास्ट ईयर में कर रहा था वो ऑनलाइन था, जिसमें अरेबिक थी स्पेशली, कि अरेबिक कैसे बोली जाती है, कैसे जो स्पीकिंग अरेबिक है वो डिफरेंट है, बुक अरेबिक है वो डिफरेंट है। तो उसके ऊपर वो कोर्स डिपेंडेंट था। तो वो कोर्स कर रहा था। तो वो कितने अरसे का था वो कोर्स? वो अराउंड 8 मंथ का था। जो साल का के 8 मंथ्स का होता है, वही वाला कोर्स। फिर उसके बाद फिर क्या वापस टेक्नोलॉजी में आ गए, उसको कंटिन्यू आगे उसके अंदर फर्दर कुछ था आगे सोचा था? उसके अंदर फर्दर तखस्सुस विल फ़िक होता है, लाइक मुफ्ती का कोर्स होता है। बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है उस तरफ। मेरा अच्छा। इंटरेस्ट है हदीसों के ऊपर स्पेशलाइजेशन करना, तखस्सुस करना। तो एक उसके लिए अभी इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा हूँ, कोई हो अच्छी एकेडमी या कोई मदरसा जहाँ पे मैं उसको कंटिन्यू कर सकूँ। बाकी राइट नाउ हम लोग जो फ्रेंड है, जो हम एक क्लास में थे,
हम लोग रात भर सैटरडे नाइट्स हम लोग ने डेडिकेट की हुई है कि पूरी नाइट हम एकेडमी में ही बैठेंगे और डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। लाइक हज उम्रे के लिए हमने भी किताब लिखी है अराउंड 150 पेजेस की, ताकि जो हज उम्रे पे जाते हैं उनको दुआएं मिल जाएं बहुत आसान तरीके से, कैसे करना है वो कर लें। इसके साथ हम एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं कि एक वॉइस बेस्ड एप्लीकेशन हो ताकि कोई भी उस पर अपना मसला बोल के जवाब हासिल कर ले। हदीसों पे काम कर रहे हैं, तो वो सैटरडे नाइट को हमारी एक्टिविटी होती है कि हम कुछ ना कुछ काम करें ताकि लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकें इस्लाम में, कि हम्म। फैलाने में हमारा भी कुछ छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो जाए। अच्छा, यानी कि तुमने सोचा कि भाई टेक्नोलॉजी में जिस तरह मेरे पास जो स्किल्स हैं उसको मैं यूज़ करूँ उसके अंदर, और बिल्कुल मतलब उसकी भी नॉलेज लूँ कि वो किस तरह की जो फील्ड है आलिम की और इस्लाम के बारे में सीखना ही चाहिए सबको। बिल्कुल यही है, क्योंकि मैं अगर अपने बैकग्राउंड ये क्वालिफ़िकेशन दुनियावी तालीम की बात करूँ तो मैं इंटर तक मेडिकल किया, फिर मैं कंप्यूटिंग में आया। सो मुझे आना तो कंप्यूटिंग में ही था, लेकिन मुझे मेडिकल का भी लाइक एक एक्सपोजर चाहिए था, तो मैंने इंटर तक वो लिया, फिर कंप्यूटिंग में आया। एट द एंड मेरा पर्पस जो एक लाइफ का गोल होता है वो यही था कि मैं ट्रेंड के साथ रहते हुए इस्लाम में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि 40 50 60 साल गुजार के उस ज़िंदगी की तरफ जाने जहाँ का जो जिसकी इंतहा नहीं है। हाँ, तो मतलब ये आइडिया होना, मतलब एक यंग एज में, ये भी एक बड़ी बात है। और काफ़ी यंग लोगों को तो समझ नहीं आता, और इवन के जब हम बूढ़े भी हो जाते हैं जब जाके थोड़ा बहुत समझ आता है कि यार ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। बिल्कुल इसका ताल्लुक थोड़ा सा आपकी सराउंडिंग से होता है। तो मैंने आपको बताया जैसे मेरी सराउंडिंग टोटली इस्लामिक रिलीजियस थी, तो बहुत ज़्यादा ऐसे इवेंट्स में जाना होता था, तो उस वजह से एक थोड़ा सा बहुत छोटी एज से ही एक माइंडसेट बना हुआ था कि जो करना है ये सोच के करना है कि आगे 50 क्या साल के होगा। बाद लाइफ ख़त्म होनी है और किसी को आंसर करना है, अपने अपने रब को आंसर करना है हर चीज़। सो इट्स बेटर कि आप दोनों चीज़ें स्टडी करो और अपनी लाइफ के अंदर हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करो अकॉर्डिंग टू इस्लाम। हम्म। तो मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हो कि यार मतलब जो सोहबत है वो इम्पोर्टेंट होती है, कि बिल्कुल। यार आप जिस अच्छी सोहबत में रहेंगे, तो जैसे अब नॉर्मली जो लड़के होते हैं यंग एज में वो ये नहीं सोचते, तो उनको उस इस तरफ लेके आना या आना अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि फिर जैसे नॉर्मली जो माँ बाप हैं वो बोलते हैं यार यार ये अभी मौलवी बन जाएगा तो फिर इसके दुनिया का क्या होगा। एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि हम एक तरफ बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं। जैसे कि मेरे उस्ताद भी हैं, पीर साहब भी हैं, मैं उनको बहुत सुनता था, फॉलो करता था, क्योंकि उनकी बातें थोड़ी प्रैक्टिकल होती थी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती थी। वो हमेशा कहते थे कि आप दीन पढ़ो, फैलाओ, लेकिन ज़रिया माश यानी जो आपका अर्निंग पॉइंट है ना वो अलग हो, वो नहीं हो। वो नहीं हो। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आप इसके ज़रिए कमा रहे हो, आप पैसों के लिए ये बातें बोल रहे हो। नहीं, जैसे कोई ना कहे वो एक अलग, वो तो बात की बात है ना, कि हम्म, कोई कहे नहीं कि यार आप जिसलिए मुफ्ती हो या इसलिए आलिम हो गया आपको जो है ना पैसे मिलते होंगे, और आपको हर जगह बुला लेते हैं चंदे के पैसे से आप हम्म, पलते हो, ऐसी बातें भी करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे काफ़ी माँ बाप है ना, जब वो मौलवी बच्चों को बनाना ही नहीं चाहते, वो बोलते हैं कि यार ये अगर मौलवी बन गया फिर ये ना दुनिया से दूर हो जाएगा, फिर कुछ करेगा नहीं। और ऐसा देखा भी है कि कम एज में जो बच्चे होते हैं, अगर वो मतलब इन मदरसों में चले जाते हैं और फिर वो उनको वो लगता है कि यार फिर अब दुनिया में कुछ नहीं करना। नहीं मैं उसी तरफ आ रहा था कि जब वो दोनों चीज़ें पढ़ता है ना, तो उसको ये भी पता मैं होता है वही कि पूछ रहा हूँ कि वो कैसे करें उनके देखिए बच्चे जो है इसके ना वो पीछे ना। एक तरफ ना चले जाए, क्योंकि यंग एज में ऐसा होता है कि जहाँ तक मुझे समझ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो लोग मैंने देखे हैं, वो जब इन चीज़ों में जाते हैं तो वो उसको मतलब ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं और बोलते हैं कि यार या तो बिल्कुल हट जाते हैं या फिर बिल्कुल बिल्कुल, ही आ जाते हैं। वो कहते हैं ना लोग मसाला ज़्यादा लग जाता है। वो एक्सपोजर का लैकनेस होती है। हाँ। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मिथ्स हैं। लाइक मैं भी एक आलिम बन चुका हूँ, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, जो हम 8 दोस्त, इस अक्टूबर में हम सारों की कॉन्वोकेशन हुई। इससे पहले वाला बैच था वो भी तकरीबन सारे काफ़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कुछ बैंक्स में। ठीक है, तो
ये होता है कि एक्सपोजर की लैकनेस होती है, और जो इस तरफ नहीं ले जाना चाह रहे होते हैं ना अपने बच्चों को, उनके लिए एक बहाना होता है कि हमारा बच्चा मौलवी बन जाएगा। तो उनकी क्या यही एक वजह होती है, या वो चाहते हैं कि यार अब ये मौलवी बन जाएगा नहीं तो हमें भी सही होना पड़ेगा? नहीं, इसकी वजह ये कि हमारे जो, अगर आप पाकिस्तान के अंदर माशरा देखें राइट नाउ, जो एक सिचुएशन चल रही है, हाइप चल रही है, मौलवी है तो दहशत गर्द है, हाँ, ये भी। ये टोटली ये सीन है। ठीक है, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। मैं तो एक मैसेज देता हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं दीन। इसलिए नहीं पढ़ाएं कि ये आलिम कहलाए, इसलिए पढ़ाएं कि वो अपनी ज़िंदगी में उस इल्म से अमल कर सके। बस उसको दुनिया की भी तालीम दें, दोनों चीज़ों का एक्सपोजर दें, विद टाइम उसकी काउंसलिंग करें कि आप ये भी पढ़ रहे हो लेकिन ये भी चीज़ ज़रूरी है। उसको टाइम टू टाइम गाइडेंस करने की नीड है, क्योंकि वो भी छोटा है। आप उसको दोनों चीज़ें दे रहे हैं, तो आपको उसकी काउंसलिंग करनी होगी कि हाउ यू कैन डिसाइड कि मुझे किस वक्त क्या चूज़ करना है, नहीं, किस मतलब तरीके ये से। अच्छा जुमला है आपका कि आपके जो टीचर हैं उन्होंने सही बताया कि अगर आप उसको ज़रिए माश बनाओगे फिर फंस जाओगे, फिर फंस जाओगे। और अगर आप देखें और आजकल होना जो भी नहीं चाहिए ये। आजकल जो फितना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि उम्मत की बेहतरीन मखलूक भी उलमा है और बदतरीन भी उलमा है। तो इसकी वजह यही है कि वो अपने जो इल्म है, जो सीखा है, वो पैसों के लिए बेच देंगे। तो अब अगर हम देखें जो फितने हो रहे हैं, वो किस वजह से हो रहे हैं। कुछ बातें होती हैं जैसे हम सॉफ्टवेयर में पढ़ते हैं, अब मैं ऐसे ही बाहर आके वो टर्म्स यूज़ करने लग जाऊँ या वो बातें करने लग जाऊँ, तो लोगों को समझ नहीं है कि कोई क्या कॉन्सेप्ट ले जाएगा, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। ऐसे ही दीन की तालीम में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ाई जाती हैं, लेकिन साथ साथ कहा जाता है कि आपने ये बाहर नहीं करनी, इससे फितना होगा। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी हिकमत फरासत को बढ़ाने के लिए, क्या ऐसे इवेंट्स हुए थे पास में। बट अगर आज हम देखें तो उनको पैसे मिले, क्या आपने कुछ ऐसा बयान करना है जिससे हमारे चैनल पे शॉक वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करते हैं, पैसे लिए और जो चीज़ अपने अंदर तक रखनी थी वो आवाम को कह दी। तो उससे क्या हुआ कि लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो ये रीज़न है। तो आई सजेस्ट कि आप पढ़ें थी, इसलिए नहीं कि आपको लोगों को सिखाना है, सिखाएं, नमाज सिखाएं, रोज़ा सिखाएं, अकायद सिखाएं, बट उस वे में नहीं चले जाएं कि यार पैसे दोगे तो सिखाऊंगा। फिर आप जब एक लालच आ जाती है तो आप फिर गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, फिर उसकी जो इखलासियत की लज्जत है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। फिर आप सोचते हैं कि इसको कुछ ऐसा बताना है कि 2 पैसा। हफ्ते के बाद वापसी आए, फिर पैसे। डॉक्टर की तरह। बिल्कुल डॉक्टर की तरह। अच्छा, तो पहले मेडिकल करा हम्म, तो उसमें यही था कि मेडिकल बनना है, या आपने बोला नहीं यार मुझे तो सॉफ्टवेयर में ही जाना था? मुझे मेडिकल ऐसे ही टाइम पास कर लिया उन्हें, क्या कर रहे नहीं, मुझे सॉफ्टवेयर में जाना था। बट मैं हमेशा सोचता था कि एक डॉक्टर कैसे सोचता है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे सोचता है, एक बिजनेसमैन कैसे सोचता है। तो कॉमर्स पढ़ने वाले तो बहुत सारे थे ख़ानदान में, उनको देखता था, काफ़ी सोसाइटीज़ में रहते थे तो उनसे बात हो जाती थी। तो अगर मैं कहूँ तो मैट्रिक तक तो मैंने लेजर बनाना भी सीखा, अकाउंटिंग्स के जितनी चीज़ें थी वो काफ़ी सारी मैंने सीखी। तो मैंने मेडिकल इसलिए लिया ताकि मुझे एक एक्सपोजर हो कि कोई इंसिडेंट होता है या कोई भी चीज़ है, क्योंकि हमारे इधर पाकिस्तान में हम देखें तो बहुत सारी मिस हैं। हम लोग को लाइफ बेसिक सपोर्ट देने नहीं आती। हम्म। घर के अंदर कोई इंसिडेंट हो रहा है तो हमें उसकी प्रिकॉशंस नहीं पता कि किस तरीके से आपने कॉशनरी अपने काम करना है। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि यार 4 साल आप पढ़ो, थोड़ा सा आपको अपने बारे में पता हो कि बॉडी में क्या है क्या नहीं है, देन कंप्यूटिंग की तरफ जाएंगे। कंप्यूटिंग क्योंकि मुझे थोड़ा आसान लगता था, क्योंकि आपने उसमें ज़्यादातर अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करना होता था। तो ये रीज़न था कि पहले मैंने मेडिकल किया। यस, जब मैं स्विच कर रहा था उस वक्त काफ़ी सारी पॉलिसीज़ आ गई थी HEC की, यूनिवर्सिटीज़ ने काफ़ी सारों ने मेडिकल टू कंप्यूटिंग बंद कर दिया था। बट थैंकफुली जो अवेलेबल था ऑप्शन, एंड एक अच्छी यूनिवर्सिटी थी तो उधर अपॉर्चुनिटी मिल गई मुझे। हाँ, वैसे भी तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आपको ज़्यादातर डिग्री का सहारा कम ही होता है। मतलब जैसे कि अगर आप मेडिकल डॉक्टर हो और अचानक से आपने अगर पाइथन पे काम शुरू कर दिया तो कोई नहीं रोकेगा बगल सब। हाँ, ये तो है, कोई नहीं रुकेगा। और आजकल हम देखते ही हैं लोग कोर्सेज करके इंडस्ट्री में बहुत अच्छे कामयाब भी हैं। डिपेंड करता है स्किल। बिल्कुल। तो किस तरह फिर जर्नी किस तरह स्टार्ट करा इसका, डेवलपमेंट का? डेवलपमेंट की जर्नी तो मेरी सेकंड सेमेस्टर से ही हो गई थी। मैं C++ का कोर्स कर रहा था। सो
आपको भी पता होगा हर यूनिवर्सिटी में एक डायलॉग मशहूर है, इंडस्ट्री में भी मशहूर है कि सी एंड सी प्लस प्लस आर ऑब्सोलीट। अच्छा, मैंने तो नहीं सुना कभी। तो नहीं, हम यूनिवर्सिटी में बहुत सुनते थे कि सी अच्छा। प्लस प्लस ऑब्सोलीट हो गई, दिस आर द फाउंडेशन जो आपको सिखा रहे हैं ताकि आप फर्दर लैंग्वेजेस आसानी से सीख सके। तो एट दैट टाइम मुझे क्वेश्चन आया कि जब ऑब्सोलीट हो गई है तो इसके इतने वर्जन्स क्यों आ रहे हैं, बनाने वाले शायद नहीं देख रहे कि भाई कोई यूज़ नहीं कर रहा है, या क्या इसके पीछे रीज़न है। सो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मुझे इसमें ही कैरियर बनाना है। तो मैंने अपने डीन सर, अपने फैकल्टी, कुछ टीचर्स से जिनके साथ मैं बैठता था, तो उनसे शेयर किया कि आई एम चूजिंग माई कैरियर इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वो स्टार्ट में बहुत डिबेट करते थे दैट कि आपका माइंड थोड़ा सा ऐसा है कि आप सॉल्यूशन डिज़ाइंस बहुत अच्छे ही करते हो तो आप इस तरफ जाए, रिक्वायरमेंट की तरफ, एनालिसिस की तरफ जाए। मैंने कहा नहीं, जो ख़त्म हो गया मुझे उसी की तरफ जाना है, मुझे कंपटीशन को फेस करना है, एक अपनी एक्सपर्टीज़ अपने आप को मनवाना है। अगर मैं इधर आया हूँ जो सब कर रहे हैं वो कर लूँगा तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। सो दे अप्रिशिएट एंड देन आई स्टार्ट लर्निंग, अपनी प्रैक्टिस करता गया। और 4 साल के बाद फिर जब जॉब का टाइम आया तो अवेंजा से अपॉर्चुनिटी मिली मुझे। और इट्स व्हाट्स अ रेयर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जितने हायरिंग की कैपेसिटी थी उससे एक ज़्यादा हायर हुआ, वो ज़्यादा भी नहीं था अच्छा। ऑन होल्ड पे। ओके। तो बट क्योंकि स्किल्स मेरी अच्छी थी, ऑनलाइन इंटरव्यू मुझसे नहीं दिया जाता था। तो मुझे जब कॉल आई कि आपने ऑनलाइन इंटरव्यू देना है तो मैंने एक्सक्यूज़ भी किया कि मैं ऑनलाइन नहीं कर सकता, ऑनलाइन मेरे से बात ही नहीं होती, मैं खो जाता हूँ कहीं और। तो उन्होंने कहा नहीं आप ट्राई करें। तो वो इंटरव्यू ऐसा था कि हर सवाल के जवाब में यही कह रहा था कि मैंने इस पे कभी काम नहीं किया, मुझे नहीं पता। हर सवाल का आंसर एक स्टैटिक आंसर था, मैंने इस पे काम नहीं किया, मुझे नहीं पता। बट दे कॉल में कि आप हायर हो गए हैं, आप आ जाएं। और मुझे याद है कि सबसे पहले ऑन साइट डिप्लॉय होने वाला भी मैं ही था। इन 45 डेज ही मुझे पता चल गया था कि मेरी प्लेसमेंट कहाँ है, जबकि बाकी जो बैच में पहले से ही कंफर्म के तौर पे आए थे किसी का फाइनल नहीं था। बट आई प्रूव दैम कि आपका डिसीजन गलत नहीं है। यस, वो एक ऑनलाइन इंटरव्यू ऐसा था कि जिसमें मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, मुझे समझ ही नहीं आता ऑनलाइन। सो देन आई प्रूव एंड इस तरीके से फिर जर्नी स्टार्ट हुई डेवलपमेंट में, तो जो अभी तक कंटिन्यू है, अवेंजा से TPS फिर ट्रैफिक्स। अच्छा, तो अभी आजकल ट्रैफिक्स में जी, वहाँ पर क्या करें? वहाँ पे सर्वर साइड है उनका, जो प्रोडक्ट है उसके सर्वर साइड पे अब फीचर डेवलपमेंट हो गई, वर्क फिक्सेस हो गए, न्यू फंक्शनैलिटी बिल्ट हो गई, तो उस पर काम करते हैं। तो मतलब आपने ये बोला कि जो इंस्पायरिंग है मेरा कोडिंग में जाने का वो ये था, एक तो चैलेंज और दूसरा के वो लॉजिकल लगता है। हम C++ पे काम करना, मैं समझता हूँ कि हर बंदे, हर प्रोग्रामर का काम नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लो लेवल है, आपने बहुत अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह देखनी होती है। तो आई थिंक कि जो खुद को प्रूव करना चाह रहे होते हैं या जो खुद एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं वही ज़्यादातर आ सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पूरा मेमोरी मैनेजमेंट पे है। बाकी अगर हम लैंग्वेजेस देखें तो उसमें लेटेंसी भी आप कंट्रोल इतनी नहीं कर सकते, आप मेमोरी मैनेजमेंट भी नहीं कर सकते। बट C++ गिव यू लेवरेज कि आप ये दोनों काम कर सकते हो उधर। तो व्हेन यू वर्क ऑन द सर्वर साइड विद दिस लैंग्वेज, तो आपकी इतनी एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि आप इस तरीके का आउटपुट लेके आ सकें, इतनी ऑप्टिमाइज प्रोग्रामिंग कर सकें कि आपकी लेटेंसी और मेमोरी मैनेजमेंट अच्छी रहे। तो वो कौन सा मोमेंट था आपकी लाइफ में जब आपने सोचा है कुछ बनाते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं? इट्स अबाउट माई 5th सेमेस्टर, जब मेरे प्रेसिडेंट है यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर ज़ुबैर अहमद शेख, इज़ वेरी विजनरी पर्सन। मैं इनको मैंटोर भी अपना अक्सर कहता हूँ, क्योंकि मैं इनको देख देख के बहुत सीखा हूँ। तो वो हमेशा एक बात कहते थे कि डोंट रन फॉर द अपॉर्चुनिटी, क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। तो मैं उस चीज़ को शुरू से ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता था। बट 5th 6th सेमेस्टर में मैंने अंडरस्टैंड किया कि आई नीड टू डू समथिंग, आई नीड टू क्रिएट समथिंग। और मेरे जो टीचर्स है वो हमेशा मुझे पुश करते थे कि तुम खुद का कुछ बनाओ, यू हैव अ माइंड सेट कि तुम डिज़ाइनिंग कर सकते हो, सॉल्यूशन डिज़ाइनिंग। तो फिर मैंने इस सब भी स्टार्ट किया, काफ़ी केस स्टडीज़ में अपने टीचर से लेता, उसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंटेशन करता कि हाउ वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, किस कौन सी लाइक मोबाइल एप्लीकेशन इज सुटेबल, वेब एप्लीकेशन।
तो इस तरीके से मेरी डेवलपमेंट, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फीचर डेवलपमेंट या सॉल्यूशन डेवलपमेंट की जर्नी थी, वो फिर मेरी 5th-6th सेमेस्टर से स्टार्ट हुई। अच्छा, और ये नोविक एज के बारे में बात करते हैं थोड़ा। ये Sure. कब से स्टार्ट हुआ और ये क्या आइडिया है? नोविक एज तो मैंने इसी साल शुरू किया, बट इसका अगर बात करें कि ये बॉन्ड कब हुई, तो ये जब मैं यूनिवर्सिटी में था, अराउंड मेरा 2nd सेमेस्टर था, तो मेरे और मेरे डैड की यही बात हुई थी कि 2 सेमेस्टर की फ़ीस मैं पे करूँगा, उसके बाद पढ़ना है तो खुद करना है। तो दैट टाइम मैंने एक स्किल सीख ली थी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो वहाँ से मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए फ्रीलांसिंग, अपने नाम से करता था स्टार्ट में कि फर्स्ट आई कलेक्ट द क्लाइंट, कलेक्ट द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, देन उसको एक नाम देंगे नोविक एज। नाम उसी वक्त डिसाइड कर लिया था मैंने। कहते हैं ना कि आप अपना ड्रीम डिसाइड करके लिख के रखते हैं, तो मेरे घर की टेबल थी, मैं उस पर वो नोविक एज लगा के रखता था, रोज़ देखता था कि हाँ इसको मुझे करना है। करना है। तो उसकी एक तैयारी चल रही थी, मैंने डिज़ाइनिंग सीखी, वीडियो एडिटिंग, फिर मार्केटिंग, फिर वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, जैसे जैसे यूनिवर्सिटी में कोर्स पढ़ता उसको मज़ीद स्टडी करता, C++ अलग स्टडी करता, ये अलग स्टडी चल रही थी। तो इस तरीके से फिर नोविक एज की एक जर्नी स्टार्ट हुई थी अराउंड 2nd सेमेस्टर के एंड पे, और जब इस साल प्रॉपरली मैंने उसको लॉन्च किया। तो और नोविक एज बेसिकली क्या है, मतलब सर्विस बेस्ड बिजनेस है? इट्स अ सर्विस बेस्ड कंपनी, जो अपेरेंटली नज़र आ रही है, बट जो उसका एक एज है वो ये है कि वी आर वेलकमिंग द न्यू प्रोडक्ट्स, जिसको हम एज अ कोलैब या पार्टनर के तौर पे हम करेंगे। आपने देखा होगा कि मैं टेक्नोप्रेन्योरशिप पे बहुत बात कर रहा होता हूँ, तो वो एक मूवमेंट इसी चीज़ की है कि नोविक एज विल ट्रेन यू, विल हेल्प यू टू लॉन्च द बिजनेस, एंड वी विल बी द पार्टनर विथ यू इन द बिजनेस। तो उसमें कौन टारगेट लोग कौन है? यंग हैं, ओल्ड भी आ सकते हैं? ओल्ड भी हैं, और बट मेरा टारगेट यंग है, क्योंकि नोविक एज की जितनी सर्विसेज भी हैं वो सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। क्यों ऐसा? ओल्ड क्यों एक्चुअली नहीं आ सकते भाई? नहीं, ओल्ड के मैंने टारगेट कभी नहीं रखा। एक्चुअली मैं मतलब आपने हमेशा सेग्रीगेट कैसे करा कि यार ओल्ड शायद नहीं होंगे इंटरेस्टेड, न्यू होंगे? नहीं, इंटरेस्ट की बात नहीं थी। एक्चुअली मेरे जो मेंटोर है ना, वो हमेशा कहते थे इफ़ यू वांट टू ग्रो, सो बी विद द ट्रेंडिंग पर्सन्स, जो ट्रेंड में। और अगर हम देखें, अगर आपकी बात करूं तो आपने जिस तरीके से लैंग्वेजेस पढ़ी उस तरीके से मैंने नहीं पढ़ी, मैंने थोड़ा ट्रेंड के साथ पढ़ी कि क्या ट्रेंडिंग चीज़ है, किस तरीके से मैं अपने आप को अपडेटेड रख सकता हूँ। जो हमारे आने वाली जनरेशन है वो एजेंटिक AI इन चीज़ों के अंदर है। हाँ। सो इफ़ आई नीड टू बी अपडेटेड, तो मुझे उनके साथ बैठना होगा कि मैं अच्छा, यानी कि उनकी आप ये कह रहे हो इनसाइट्स कि यार जो अपडेटेड है बस उसके साथ हैं हम, वो हम ओल्ड हो या न्यू हो, जो भी होल्ड हो या नहीं हो। हो। मुझे आपने निकाल दिया ना बिल्कुल। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। क्योंकि मैं तो पूरा ओल्ड हूँ ना यार, बूढ़ा हो गया हूँ। हम क्योंकि देखें, अभी जो मेरी एक जर्नी, एक टारगेट है, जो कि मैं पिछले 2 साल से मलेशियंस के इसलिए कर रहा हूँ कि आई एम ट्रेनिंग द यूनिवर्सिटी सीन्स मलेशिया स्टूडेंट फॉर द 2050, कि आप अभी रह के 2050 को कैसे देख सकते हो कि 2050 में क्या चेंजेस होंगे, जिससे कि टेक अपडेट हो रहा है, एरिया, सराउंडिंग्स, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम जिस तरीके से अपडेट हो रहा है, तो आप 2050 को कैसे विजुलाइज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग राइट नाउ आप अपना बिजनेस कैसे लॉन्च कर सकते हो, जो कि आपके राइट नाउ भी कस्टमर्स मिल जाए और 2050 तो भी ये आपका कैसे टारगेट। प्रिडिक्ट और विजुलाइज कर सकते हैं? ये विजुलाइज करने का तो एक तरीका ये होता है कि आप, रिसर्च होती है, हम एक कोर्स पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, सब पढ़ते हैं, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, जिसको आसान वर्ड में कहें तो UI UX, ओके। यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस। असल में हम यूज़र एक्सपीरियंसेस नहीं करते कि यूज़र क्या एक्सपीरियंस कर रहा है विद राइट नाउ। एक बच्चा है जो कि आपका फ्यूचर है, वो एक्सपीरियंस क्या कर रहा है, वो अपने फ्यूचर में क्या अपडेट्स चाहता है, क्योंकि वो अभी की अपडेट्स तो देख रहा है, वो फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है फ्रॉम द प्रेजेंट एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। तो आप उनसे बात करें। आज हमने जो एक गैप है ना क्रिएट किया है, मैंने मलेशियंस में देखा, मैं तो ट्रेन करता था तो मेरे को लर्निंग ज़्यादा हुई, ट्रेनिंग कम थी मैंने, क्योंकि मैं वहाँ पे देखता था उनका माइंडसेट होता था, वो अपने यंग जनरेशन के साथ बैठते हैं,
बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, उस पर काम करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके देते हैं। अगर हम इधर देखें तो यहाँ वाइस वर्स है, हम बड़े से बड़े आदमी के साथ बैठेंगे क्योंकि यही सही कह रहा है, अच्छा, इसने दुनिया देखी, इसने सही कहा है। नहीं, कुछ हद तक सही भी है। देखिए सही है। इफ़ यू नीड टू अपडेट द कल्चर, यू नीड द अपडेटेड वंस। हम्म, आउटडेटेड वंस आर नॉट द ऑब्सोलीट, बट यू नीड द अपडेटेड वन। जो एक गैप है ना, आप यूनिवर्सिटीज़ में देखें, कहा जाता है स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ओके, हाँ सही है ये तो। सही है। जो सामने कह रहा है वो कहता है आई एम द आउटडेटेड वन, ठीक है। हम पुराने हो गए। यू आर द फ्यूचर, वेयर इज द प्रेजेंट? हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, हर कोई भी तैयार नहीं कहने के लिए कि वी आर द प्रेजेंट। ठीक। जबकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आपका प्रेजेंट है, बिकॉज दे आर लर्निंग टू बिकम इन द कैरियर, दे आर द वन टू चेंज द कल्चर इन द इकोसिस्टम। अगर आप उसको कहेंगे कि आप भी फ्यूचर है, तो वो इसी माइंड सेट में मैं फ्यूचर हूँ 4 साल गुजार देगा, वो अपने इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा। जब वो समझेगा ना मैं आई एम द प्रेजेंट, मुझे इकोसिस्टम में चेंजेस लाने, मुझे अपने कल्चर में चेंजेस लाने, तो वो उस चीज़ को विजुलाइज करने की कोशिश करेगा। जब बंदा कोशिश करता है तो वो चीज़ें देखता है। अब हम कह रहे हैं आप फ्यूचर हैं, वो और फ्यूचर हम फ्यूचर पास्ट कहते हैं। हैं, हम पास्ट हैं। 4 साल गुजर गए, वो कैरियर में आ गया, वो इतना बिजी हो गया, वो एक ट्रैक पे आ गया। यूनिवर्सिटी से निकला, ट्रैक क्या था, माइंड सेट शुरू से बनाया गया, यू आर द फ्यूचर, आपने जॉब करनी। आप एक इकोसिस्टम में जो चल रहा था उसमें आ गए। अब आप एक स्टूडेंट को माइंड सेट दे रहे हैं, यू आर द प्रेजेंट, यू नीड टू क्रिएट द इकोसिस्टम, यू कैन अपडेट द इकोसिस्टम। आपने जॉब पे नहीं जाना, जॉब इज द ऑप्शन फॉर यू, बट यू कैन ऑल्सो क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज। तो क्या करेगा वो, उस हिसाब से भी सोचेगा। 100 में से अगर मैं कहता हूँ 5 स्टूडेंट भी सोचते हैं, सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान एंड फॉर ऑल, कि वो 5 बंदे अगर 10-10 जॉब्स भी क्रिएट करते हैं, या 5 ऐसे प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं जो पाकिस्तान को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करें, उसमें से एक भी आगे निकल जाए। तो ये सीन है। बट हम उसी में वी आर द पास्ट, यू आर द फ्यूचर, एंड द प्रेजेंट इज मिसिंग। सो राइट नाउ जो मेरी वर्किंग है नोवे कैच के थ्रू, मैं रोट्रैक भी मैंने ज्वाइन की नोवे कैच के थ्रू, तो उधर भी मैं यंग लीडर हूँ, तो उधर भी मेरा यही पर्पज़ है कि यूथ को इस तरफ लेके आना कि यू आर द प्रेजेंट एंड यू नीड टू क्रिएट द इकोसिस्टम। तो जो नोवे कैच का एज है वो यही है कि यूथ को इस माइंडसेट के साथ आगे लेके आना कि यू नीड टू क्रिएट द इकोसिस्टम। एक नया इकोसिस्टम चाहिए हमें, एक नया एक कल्चर अपडेट करना है। अगर हमने सिर्फ ये नहीं कहना कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया, पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया, पाकिस्तान को हमने क्या दिया ये भी देखना है। पाकिस्तान को हमने क्या दिया। और आपने कुछ किए बगैर आप इतना कुछ पाकिस्तान को भूल के बाहर चले जाते हो, सो मेक अ 50% एफर्ट देन से समथिंग। सो इसके ऊपर नोविकेच काम करता है। तो मतलब ये है कि विक्टिम जो बन जाते हैं हम, विक्टिम एटीट्यूड हो जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मतलब लोग बोलते हैं यार पाकिस्तान बहुत पीछे है और पाकिस्तान में तो ये नहीं है, पाकिस्तान में जो है वो सिक्योरिटी के बड़े मसले हैं और यहाँ पर बेसिक्स के लिए हम लड़ाई करते रहते हैं। तो इसके बारे में आपको भी अफेक्ट आता होगा, दूसरे लोग भी बोलते हैं ये, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? कंप्लेन करके बस बैठ जाएं या क्या करें? देखिए मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ब्लेम इज इट बी लेम। आप ब्लेम कर रहे हो ना, तो आप बोल रहे हो कि यार भाई देखो दूसरे कंट्रीज़ में तो इतना सब कुछ है ये वो, हालांकि दूसरे कंट्रीज़ में अलग प्रॉब्लम्स भी हैं, ऐसा नहीं कि हर चीज़ सब सही है, लेकिन विक्टिम विक्टिम बन जाते हैं ना, विक्टिम बन के सब हटा देते हैं, भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल तो वही ये आप क्या कहते हो इसमें? मैं इसको कहता हूँ यू आर ब्लेमिंग जस्ट। आप अपने आप को लेम बना के अपने आप को बचा के साइड कर रहे हो, हाँ एंड कि दैट्स यार अ वेरी मैं लेम तो कुछ नहीं कर एक्सक्यूज। सकता। दैट्स अ वेरी लेम एक्सक्यूज। हम अगर बात करें अपने बाहर, घर के बाहर की बात करें, कचरे वाला नहीं आता, भाई आप कचरा क्यों फेंक रहे हो, डस्टबिन रख लो। इल्ज़ाम किस पे लगेगा, कचरे वाले पे। नहीं चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा सा उनकी साइड से भी, विक्टिम की साइड से भी अगर बात करता हूँ, विक्टिम बोलता है कि यार भाई मैं टैक्स क्यों देता हूँ, टैक्स तो देता हूँ मैं, मेरे हर जगह टैक्स कट जाता, मुझे कुछ मिलता तो है नहीं। देखिए हमने क्वेश्चन करना नहीं सीखा ना, हमने ब्लाइंड फॉलोइंग भी सीखी है। हम विदाउट रीजन सबको फॉलो भी कर रहे होते हैं, विद ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द रिच एंड पुअर्टी। काफ़ी सारे रेसिज्म की चीज़ों पे हम फॉलोइंग कर रहे होते हैं और ब्लाइंड फॉलोइंग होती। हम पैरामीटर्स हमने कभी डिसाइड नहीं किए। अब मैं इस पे अगर इस्लाम की बात करूँ तो इस्लाम में डेमोक्रेटिक्स नहीं है। इस्लाम इस चीज़ को नहीं मानता। इस्लाम कहता है कि जो पढ़े लिखे आपके बुजुर्ग हैं ना, वो सेलेक्ट करें कि कौन चलाएगा मुल्क को।
हाँ मतलब वो तो क्योंकि चले, चारों खलीफा की अगर बात करते हैं, जो कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, तो उसमें हर तरह का पहले शुरू में जो है वो डिस्कस किया था कि भाई हज़रत अबू बकर जब खलीफा बने थे तो उन्होंने आपस में डिस्कस कर लिया था। तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो क्या कहेंगे, इंटेलिजेंट जो लोग थे वहाँ पर, बिल्कुल जो लोग समझते थे कि यार ये इनके लिए हमारे लिए ये सही रहेंगे, तो उन्होंने डिस्कस कर लिया। फिर आई थिंक जो सेकंड खलीफा थे उन्होंने बोला कि वो सक्सेसर उन्होंने दे दिया था। तो ये मतलब सारे तरीके से, अब देखिए इससे जो फायदा थर्ड में शायद इलेक्शन हुआ था आई नहीं, थिंक। थर्ड में भी इसी तरीके से हुआ था। जो कैलिफ मूवमेंट चली ना वो इसी तरीके से चली कि जो उस वक्त के जय्यद होते थे उलमा, वो डिसाइड करते थे कि नेक्स्ट हु विल बी द वन लीड द इस्लामिक कंट्री। बट हमने डेमोक्रेसी में आ गए। अब आप बताएं, आप पढ़े लिखे हैं, मैं यही बोलने वाला था। आपके वोट की एक वैल्यू है, एक जाहिल है, उसके वोट की भी एक वैल्यू है। आप किसी को एनालाइज करें ऑन द सम पैरामीटर्स, वो एनालाइज और करें ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड द बिरयानी, रेसिज्म। तो बेसिस ऑफ बिरयानी। बिल्कुल ऐसी बात है। तो आप देखें रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। अगर हम हाँ लिटरेसी रेट की बात करें तो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 44% है। अगर 66% वोट गलत जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेसिज्म, सो हाउ वी कैन ग्रो। हाँ तो ये चीज़ है कि जो इस्लाम ने हमें दिया ना वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमें एक आदत है कि हम अंग्रेज़ को फॉलो करेंगे। दो वेस्ट जो मगरबी एक तहजीब सकाफत जो ट्रेडिशंस हैं उनको हम फॉलो करेंगे, तो हम वहाँ एक तरीके से स्ट्रक हो गए। बट अगर हम उससे बाहर आएँ और इन चीज़ों पे आएँ, तो आप देखें, आप पहले के लोगों को देखें, वो क्या करते थे। वो ये सोचते थे कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब हम रोटरी में भी मैं पार्ट बना हूँ ना, रोटरी इंटरनेशनल सोसाइटी। वो कहते हैं हमें गवर्नमेंट से कंसर्न नहीं, हम अपने लोगों की, अपनी अपने इलाके की क्या कर सकते हैं खुद से, वो हमने करना है और उसी पे हमें जैसे फोकस फॉर करना एग्जांपल चलें, एक सिनेरियो, बहुत सारे तो डेली सिनेरियो है सबका। अब मैं टेंशन में हूँ कि मेरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, वो चली जाएगी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सही है। एक चीज़ ये है कि मैं जो है वो, अगर मेरी खुदा ना खास्ता गाड़ी चोरी हो जाती है, तो मैं कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता। सही है ना, एक चीज़ ये है। दूसरा ये कि मैं अगर मेरे घर पे लाइट नहीं आ रही, मैंने बिजली भरा, बिजली का बिल भरा है, ऑल्दो ये टॉपिक से बिल्कुल हट के जा रहा है, लेकिन फिर भी बात करते हैं। बिजली का बिल भरा है, मैंने जो है वो टैक्स भी दिया है, मुझे नहीं पता कि मेरा मोबाइल छिन जाएगा, बाहर आराम से छिन जाता है, तो मैं क्या कर लूँगा? कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई मुझे मार के चले जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये सारे मसले हैं। अब एक है विक्टिम जो एटीट्यूड होता है, और एक और बंदा है जो कि बोलता है यार सब मुझे करना है। और इस सिनेरियो में क्या होना चाहिए? दोनों एक्सट्रीम है, या आप किसकी साइड पे रहेंगे? देखिए मेरी बाइक चोरी हुई थी, मैं अपना केस ही बताऊंगा जो लाइव। एक तो मैं बाइक बना के लाया, उसका इग्निशन नहीं था, मैंने ताला नहीं लगा, मैं घर गया हूँ, आया हूँ नीचे, 10 मिनट में बाइक गायब। मैं एफ आई आर कटाने गया, उसने एक कच्ची एफ आई आर पुलिस वालों ने काटी। अब्बू का नंबर उस वक्त लिखाया था मैंने, तो अब्बू को कॉल आई होगी एसएचओ की कि भाई आप पक्की एफ आई आर क्यों नहीं कटवा रहे। नाउ द पुलिस इज डूइंग देयर ड्यूटी कि आप पक्की एफ आई आर करें ताकि हम इन्वेस्टिगेट कर सकें प्रॉपरली। अब्बू ने कहा नहीं हमने नहीं कटवानी, हमने सिर्फ रिकॉर्ड में डालना है कि बाइक चोरी होगी ताकि किसी क्रिमिनल एक्ट में पाई जाए तो हम पे इल्ज़ाम। मुझे अब्बू ने बताया, मैंने कहा नहीं मुझे कटवानी है पक्की एफ आई आर, मुझे तो अपनी बाइक चाहिए। भले चोरी हुई ना, किसी चर्सी ने चुराई होगी, उधर अफगानी बहुत रहते थे तो उन्होंने चुराई होगी नशे वके। मैंने कहा जिसने भी चुराई है आई वॉन्ट माई मेरी चीज़ मुझे चाहिए दोबारा। तो अब्बू ने कहा ठीक है तुम्हें अगर लगता है तो चले जाओ, बहुत धक्के होंगे। मैंने बोला मुझे एक्सेप्टेबल है। मैं गया उधर, पक्की एफ आई आर कटवाई। मुझे 5 दिन के बाद खुद कॉल आई है कि आपकी बाइक मिल गई है, आप आके इसका सामान ले जाए। मैं गया हूँ, बोरे के अंदर सिर्फ जो बॉडी के चेसिस वगैरह जो बिकते नहीं वो सारी चीज़ें थी, मैं लेके आया हूँ और आई एम सेटिस्फाइड। अब विक्टिम क्या करता है, एफ आई आर कटवाएगा ताकि क्रिमिनल एक्ट में पाई जाए, तो फिर क्या करेगा घर आके, गालियाँ, गवर्नमेंट को ये हो गया भाई वो हो मेरी गया। बाइक नहीं ढूंढ रहे, ये नहीं कर रहे। भाई आपने पक्की एफ आई आर कटवाई, आप उनके पीछे बात की, आपने उनसे बात बैठ के की, भाई ये मेरे साथ मसला हुआ है आप बताएं, आपने कुछ नहीं करा। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास डोमिसाइल बनाना था। हम कहते हैं यहाँ रिश्वत बहुत चलती है गवर्नमेंट सेक्शंस में। मेरा डोमिसाइल था, मैंने नीचे पूछा जो सिविक सेंटर में बैठे हुए, तो उन्होंने कहा आपको 15,000 देने पड़ेंगे और ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। मैंने कहा अच्छा मैं सोचता हूँ। मैंने डॉक्यूमेंट लिए, मैं अंदर ऊपर चले गया ऑफिस में, पूछते पूछते अच्छा डोमिसाइल का टीवी।
मैंने पूछा, उन्होंने कहा ये डॉक्यूमेंट, मैंने बोला आया राइट नाउ, मैं लेके आया। बोला ये फॉर्म फिल करो, 1800 रुपीज़ फीस है। मैंने भरा, फीस पे की, दे के मैं घर आ गया। एक हफ्ते के बाद उन्होंने बुलाया था, मैं गया तो उन्होंने मुझे डोमिसाइल और मेरा POC वगैरह क्या होता है जो बनाते हैं वो मुझे हैंड ओवर कर दिया। मैं घर आया, भाई कहता है तूने बना लिया? मैंने कहा हाँ, 1800 रुपये में बन गया। भाई कहता है मेरा तो 15,000 में बना है। मैंने बोला तुम्हें शौक है पैसे उड़ाने का, तुम्हें मेहनत करने का शौक नहीं, गालियाँ देने का शौक है हुकूमत। भाई जाओ तो सही, एक बार ट्राई तो करो, उसके बाद आप बोलो तो एक रीज़नेबल लगता है। मैं गया, उन्होंने मुझे आंसर नहीं किया, मुझे ख्वार किया, मुझे पैसे मांगे खुद से। सो आई हैव अ राइट कि मैं कंप्लेन करूँ, दैट्स अ कंप्लेन। मैंने कुछ नहीं करा, बैठ के पैसे लेते, रिश्वत लेते, बगैर ट्राई किए, बगैर आपने कुछ एफर्ट किया, आप कह रहे हो उस पर ब्लेम कर रहे हो, तो इट्स अ ब्लेमिंग। यू आर जस्ट मेकिंग द एक्सक्यूज कि यार मेरा मुल्क ऐसा है, यू आर नॉट मेकिंग द एफर्ट। अगर हम बात करें, हम बाहर के मुल्कों की एग्जांपल देते हैं, बाहर के मुल्क में हम लोग भी तो जा रहे हैं ना, सारे लॉज हम फॉलो करते हैं, सब हम करते हैं। हम कहते हैं कि हुकूमत ये कर रही है, वो कर रही है, उधर नहीं कहते। आप कह भी नहीं सकते, उठा के अंदर डाल देंगे। तो रीज़न इज दैट हम जो उधर करते हैं ना, उसका 50 to 60% भी इधर करें ना, हमारी जो हमारा मुल्क है विदाउट द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं लॉटरी की एग्जांपल दे रहा था आपको। तो हम जब एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं ना, तो हमारा फंड गवर्नमेंट से नहीं आ रहा होता, हम टीम मेंबर्स ही 1000 500 2,000 रुपये मिलाते हैं, जितना जो कर सकता है। बजट क्रिएट हुआ, कहीं पे रोड बना लिया, कहीं पे जो बोरिंग का पानी होता है नहीं आ रहा, उधर करवा दी। जो हम कर सकते हैं वो करते हैं। एक तो खुद को सेटिस्फिकेशन होती है, दुआएं मिलती हैं, और आपका एक कंट्रीब्यूशन हो जाता है उस जगह पे। भाई गवर्नमेंट नहीं करे तो आप कर लो, कमा रहे हो ना। ऐसे तो नहीं हो कि आप अपने खर्चे नहीं कर रहे, आप पे आती तो आप कर लेते हो फ़ौरन के मैं कर लूँ। इसी तरीके से हम अगर अपने सराउंडिंग सोसाइटीज़ की बात करें, हम हमेशा कहते हैं यार रोड नहीं बना रही, रोड नहीं। यार आप लोग सब 10-10 हज़ार रुपये मिलाओ। नहीं, अब मसला ये है ना, अब 10-10 हज़ार रुपये में मिला के रोड तो बना दूंगा, लेकिन यार वैसे इसके पैसे ले चुकी है गवर्नमेंट ऑलरेडी। देखें वो ले चुकी है, देखें बिल्कुल ले चुकी है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। यू कैन नॉट चेंज देम। एक तो देखें मतलब हम बोल फिर डबल पैसे देके कर लें, मतलब एक तो आप ऐसे ही बैठे हुए हैं यार, गवर्नमेंट करेगी गवर्नमेंट करेंगे, और इसी तरीके से दुनिया से चले नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने एक प्लम्बर या अपने घर में किसी काम करने के लिए किसी को बुलाया और वो पैसे लेके चला गया, तो फिर आप क्या करोगे? मतलब आप बनाओगे नहीं पाइप? क्या नहीं बिल्कुल। अब आप बोले यार पैसे लेके चला गया, और गालियां तो दोगे, लेकिन अब दूसरे को भी बुलाओगे ही ना, और पैसे देके उससे भी करवाओगे। सिमिलर थिंग है। अब यही करना है। देखिए अगर आपने आगे बढ़ना है, मुल्क को आगे लेके जाना है, यू वांट टू मेक चेंज, सो यू हैव टू डू इट। और ये कैसे होगा? जब आप ये चीज़ें करेंगे ना, तो आज हमारी गवर्नमेंट जो है कल तो चले जाएंगे ना। जिंदगी उन्होंने अमर तो नहीं हो गए ना, जो कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग जिंदा ही रहेंगे क़यामत तक, ऐसा तो कुछ नहीं है। उन्होंने भी जाना है, लेकिन इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? जो न्यू जनरेशन ऊपर आएगी पॉलिटिक्स में, दे सी दैट थिंग। वो ये नहीं सीखेगी अपनी उसको देख के ऊपर कि यार मुझे तो खाना है, वो देखेगी यार मैंने जो सैक्रिफाइस किया, जिस तरीके से यहाँ पे एक काम हुआ, मुझे उसी चीज़ को फॉलो करना है। अब जमात इस्लामी को देखें, रोड बना रही है, सब कर रही है, डिफरेंट पार्टीज अपने अपने इलाके में काम कर रही है, तो लोगों को चाहिए कि खुद कर ले। मेरी नज़दीक तो ये भाई, अगर वो नहीं कर रहे तो इंस्टेड कि आप बैठे रहें बातें करते रहें, आपके पास दो ऑप्शन है इसके बाद। या तो आप केस कर दें गवर्नमेंट में जाके और फाइट करें टिल द एंड, जो कि जमात इस्लामी भी कर रही है, जमात इस्लामी भी कर रही है, डिफरेंट तकरीबन सभी कर रहे होते हैं, किसी ना किसी किसी ना लेवल पे कर रहे होते। तो आप क्या कर सकते हैं? आप केस कर दें कि मेरा ये पैसे गए और ये चीज़ है। आपको राइट है ना कोर्ट में केस करने का, आप करें गवर्नमेंट पे केस। आपको ये भी नहीं करना तो आप खुद कर लें। यू हैव बोथ ऑप्शंस, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई हम पैसे लें। मतलब केसेस होते हैं, लोग करते भी हैं ऑफ कोर्स। कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो कि टीवी पे कुछ एसेंशियल प्रोग्राम आने चाहिए, वो नहीं आते, तो उन्होंने उस पर केस किया हुआ है। इन्हों केस चल ही रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। देखें कम से कम फाइट तो आपको करनी है। फाइट का रिजल्ट कब आएगा यू कैन नेवर नो। अपना पार्ट जरूर करें, अपना पार्ट जरूर करें। अभी हम एक हैं तो होते होते और बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। देखिए मेरे नज़दीक यहाँ बैठ के बात करने से अच्छा क्या है, यू आर फाइटिंग। कोई आपको आके कहेगा ना तो आप कह सकेंगे यार आई एम फाइटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग राइट नाउ। आप ये नहीं कहेंगे बैठ के उसकी तरीके से वो 2 गालियाँ दी आपने 4 दी, चल भाई चाय पी,
समोसे खाए चले गए। सो दैट विल नॉट बी द केस। आप कहेंगे यार नहीं, आई एम फाइटिंग फॉर माई राइट। मैंने तो देखा है काफ़ी, लाइक मेरा गैस का बिल आया था अराउंड, बहुत ज़्यादा आ गया था, 80-90 हज़ार रुपये। सो आई फाइट विथ, मैंने तो केस भी नहीं करा, मैं तो गैस के ऑफिस जाता था, रोज़ बैठ के बात करता था, भाई मैं पे नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इतना यूटिलाइज़ नहीं करा है, आप प्रूफ करेंगे इतना यूटिलाइज़ हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें हुई, उस पर बाद पता चला कि लाइन लीक थी वगैरह सब हुआ। तो उसके बाद खुद उन्होंने कम करके 10,000 पे कर दिया, 80,000 के बिल को, बोला कि नहीं हमारी गलती थी। आपने फाइट की तो आपको रिस्पॉन्स मिला। 80 की जगह वो 50 भी होते ना, वो अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करते तो मैं पे करता, क्यों उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, यस हमारी तरफ से हुआ है। अब लेकिन पे विदाउट आप करेंगे। पे करेंगे। देखिए बड़ी बात क्या है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप छोटे हैं बड़े हैं, मैं जो भी, लेकिन सामने वाला अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सेप्ट कर लेती है, तो सामने वाले को हिम्मत हो जाती है यार इसने एक्सेप्ट कर लिया ना, इससे गलती हो गई, नो आई शुड ऑल्सो हेल्प हिम। पाकिस्तानियों को तो आप जानते हैं, बड़े दिल वाले। बड़े दिल वाले। तो मसला ये है कि हम एक्सेप्टेंस वाले जोन में सामने वाले को लाते नहीं, हम उसको रियलाइज़ नहीं करवाते। हम सिर्फ गैस का बिल 80,000 है, हुकूमत का तो काम ही यही है, और भर भी देंगे। भर भी देंगे। भाई आपने भरना है ना, भरो, लेकिन ऐसे नहीं भरो, उसको रियलाइज़ करो कि आपने गलती की है। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 चक्कर होंगे, आप थोड़ा शोर करोगे, उसको रियलाइज़ होगा, जब वो एक्सेप्ट कर ले आप उसके बाद 80 भर दो, बट मेक हिम रियलाइज़, ताकि वो नेक्स्ट टाइम किसी और के साथ ना हो। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है, जब मैंने अपनी गैस की कंप्लेंट की थी तो दैट पर्सन डोंट नो अबाउट इट, फिर उसने उस पूरी टीम को बुलाया कि भाई इधर गैस लीक थी, कंप्लेंट ये दिखा रहे हैं, सब चीज़ें, आप लोग की वर्किंग क्यों नहीं हुई। उसने मुझे सॉरी करा, उनको डांटा मेरे सामने। सो इससे क्या हुआ, मुझे एक अप्रिसिएशन मिली कि यार लाइक मैंने फ़ाइट की तो मुझे रिजल्ट मिला। मुझे ये भी पता चला कि इसको खुद को नहीं पता था कि इसके नीचे की टीम ने काम करा नहीं करा, कंप्लेंट्स पे क्या एफर्ट्स चल रहे। फिर उसने कहा नहीं हम कोशिश करेंगे कि अब जो भी कंप्लेंट्स हो उस पर हम वर्किंग करें। इसके बाद मेरा मीटर स्लो हो गया था 2 महीने बाद, मैंने फिर कंप्लेंट की तो 5 दिन के अंदर टीम आई मीटर चेंज करने के लिए। सो आई सी द रिजल्ट। तो मैंने कहा यार गुड है, भले मैंने 50,000 पे करे लेकिन इट्स गुड, इट्स वैल्यूएबल, कि उनको अपनी रियलाइज़ भी हुआ, उनकी टीम अब वर्किंग भी कर रही। शायद मेरे लिए सिर्फ आ गई वो नाम देख के, लेकिन एक आपको खुशी होती है कि यार आपने कंप्लेन की, उसके रिजल्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा, वैसे आप लीडरशिप भी हैं और लीडर भी बना रहे हैं अपने स्टार्टअप से, तो उसमें लीडरशिप में आप क्या क्वालिटीज़ देखते हैं कि क्या होना चाहिए लीडर में क्वालिटी, या लीडर बन सकते हैं या मतलब बॉन्ड ही होता है कोई लीडर। लेकिन जो बॉन्ड लीडर होता है ना, वो तो एक होता ही है। लेकिन ऐसा होता है। यस होता है। लाइक एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा ही तो लीडर नहीं होता, बट द फैमिली इन्वायरमेंट क्रिएट हिम लीडर। वो ऐसे होता है कि आप उसको डिसिप्लिन सिखाते हो। राइट नाउ अगर हम बात करें जेन जी एंड जेन अल्फ़ा, जो कि आप जिसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ एक तरह से, उनमें डिसिप्लिन नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू मैनेज द टाइम, दे डोंट नो व्हाट टू से एंड व्हेन टू से, दे डोंट नो हाउ टू मैनेज द फाइनेंस। उनको किसी भी चीज़ का डिसिप्लिन नहीं है कि हमने क्या करना है, कैसे पढ़ना है, इवन कि पढ़ना कैसे, क्या करना है, किस चीज़ को कब वैल्यू देनी है, कुछ नहीं पता। दे आर जस्ट रनिंग बिहाइंड द टूवर्ड्स द हाइप के हमें पेपर लिखना है, जीपीटी कर लेंगे, जल्दी जल्दी काम खत्म हो। स्क्रॉलिंग भी इसकी वजह से उनके, आप देखें स्क्रॉल भी कर रहे होंगे, आप अपने बच्चों को भी देखेंगे तो स्क्रॉल स्पीड में, जबकि आपका अटेंशन स्पैन होगा कि आप थोड़ा सा देखते होंगे, आप 10 सेकंड देखते होंगे तो वो 2 सेकंड में उस चीज़ को एनालाइज कर रहे होंगे। तो दे हैव अ शॉर्ट स्पैन ड्यू टू अनडिसिप्लिन। आप देखें जिन घरों के अंदर शुरू में बहुत बच्चों को तवज्जो दी जाती है, उनको बुक रीडिंग करवाई जाती है, इवन उनको ऐसे गेम्स खिलाए जाते हैं जिनके ज़रिए उनका फोकस अच्छा हो, डिसिप्लिन अच्छा हो, तो वो बच्चे लीडर्स बनते हैं। ठीक, तो डिसिप्लिन और फोकस। फोकस बहुत ज़रूरी है। और राइट नाउ जो मैं लीडर्स बनाता भी हूँ, जो ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ, तो बनाता तो नहीं, तो जो ट्रेनिंग का फैक्ट्री मेरा है ना, फैक्ट्री है लीडर की। एक्चुअल पर्पस इज ऑल अबाउट जो लीडरशिप ट्रेनिंग होती है कि किसी तरीके से वो डिसिप्लिन हो जाए, क्योंकि आगे जो चीज़ें हैं ना वो बहुत फास्ट हैं, बट यू नीड टू बी डिसिप्लिन विद दैट फास्ट ट्रैक। तो वो हम कहीं लैक कर रहे हैं, तो उस पर मेरी वर्किंग रहती है। अभी मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे टारगेटेड हूँ, फिर मैंने अभी कॉलेज के लिए भी शुरू करना है, तो इट्स अ पार्ट। बट डिसिप्लिन एंड फोकस में सिखाता हूँ। मैं जब
मेरे भतीजे हुए भाई के बच्चे, तो मैंने अपने घर में भी कहा कि आप डार्ट लेके आएँ या आर्चरी की चीज़ें लेके आएँ। इससे उनका फोकस बिल्ड होगा, दे विल लर्न हाउ टू हिट द मेन टारगेट। हाँ, सब्र और फोकस दोनों। सब्र, फोकस, कितनी देर मुझे पुल करनी है, अपनी एनर्जी को होल्ड करना है, यानी पूरा आपका फोकस होता है, पूरी बॉडी पे फोकस करके एक एम लेते हो। तो कहता था, तो वो एक चीज़ है कि खिलौने चाहिए, ABCD, टून, मोबाइल, घंटी वाले। हाँ, तो वो तो चलेगा। तो हम यहाँ पे लैग करते हैं कि हम अपने बच्चों की जो तरबियत है वो शुरू से डिसिप्लिन की तरफ नहीं कर रहे होते। हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि उनको बहुत डिसिप्लिन कर रहे होते हैं। काफ़ी चीज़ें आपने खुद करनी होती है कि वो सीखे, लाइक आपने उनके सामने बुक रीडिंग करनी है, आपने एक वैल्यूएबल टॉक्स करनी है, साथ बैठ के खाना है। हम कुछ नहीं कर रहे होते। इसके बाद क्या होता है, जैसे जनरेशन्स बड़ी होती हैं, आप देखें एनजाइटी हमारी जेन ज़ी अल्फ़ा में, स्ट्रेस, अननोन स्ट्रेस है, कोई टेंशन नहीं है फिर भी स्ट्रेस है। एक है ना कि आप स्ट्रेस है, यार मुझे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे रिलेट हो गई, इसका स्ट्रेस। बहुत सारे स्ट्रेस के रीजंस होंगे उनके, विदाउट रीजन स्ट्रेस है डिप्रेशन में। रीजन, दे क्या आर नॉट रीजन? सिटिंग विद द पेरेंट्स। अगर मैं बात करूं कि आपसे ही पूछूं कि लास्ट पूरी फैमिली बैठ के कब खा रही थी और हंसी मजाक से एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें शेयर की, तो रोज ही होता है, रोज हमारे होता घर है। में तो रोज ही होता हम, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो वीक में एक दो बार होता है। और ऐसे ही हम अपने सराउंडिंग्स में देखें तो वीक में एक दो बार हो रहा होगा या मंथ में एक दो बार हो रहा। तो बच्चे के जो दिल में है ना, वो किससे वो कहेगा। है। हाँ। भले उसके लिए वो बहुत छोटी है, आपके लिए बहुत छोटी है, उसके लिए बहुत बड़ी होगी, आपके लिए अनरीजनेबल है, लेकिन उसके लिए रीजनेबल है। आप अपने बच्चों को देखेंगे, आप दूसरे बच्चों को देखेंगे ना, आपको जमीन आसमान का फर्क भी नजर आ रहा होगा। हाँ। रीजन, यू आर सिटिंग विद देम। आप उनको बता रहे हैं कि यार आई एम अवेलेबल फॉर यू एंड डेली अवेलेबल फॉर यू। आप जो है ना बोल दो, मेरे जो आपके लिए रीजनेबल है वो मेरे लिए भी है। तो क्या है, वो बोलना सीखता है, वो आपके साथ शेयर करता है। जब वो शेयर करेगा ना तभी आप उसको सिखा सकेंगे। अब वो क्या है, अंदर रख रहा है, यही सीखते जा रहा है। उसको नहीं पता कि यार इस पे मुझे स्ट्रेस लेना चाहिए, परेशान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन स्ट्रेस है। अच्छा, तो जिस तरह भी नई जनरेशन में आप कह रहे हो कि यार कोई डिसिप्लिन और फोकस नहीं है, तो वो ट्राई कर रहे हो आप करने की। लेकिन अब जैसे जल्दी में होते हैं वो लोग, तो देखते हैं ट्रेंड में क्या चल रहा है, वो ही फॉलो करने की ट्राई करते हैं। तो फिर इनोवेशन का कल्चर कैसे बनाएंगे हम टीम के अंदर? देखिए इनोवेशन का तो वो कल्चर, टीम बनाएंगे या एक टीम बन जाती है? देखिए इनोवेशन, मैं कहूँ ना कि मैं बैठ के कहूँ कि मैं इनोवेट कर रहा हूँ समथिंग, इट्स नॉट लाइक दिस। इसका एक प्रॉपर स्टेप्स है। मुझे भी नहीं पता था, जब मैं अपना FYP बना रहा था तो मेरे जो डीन सर हैं उन्होंने, मैंने कहा मुझे एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट आइडिया चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ई-कॉमर्स साइट बनाओ। मैंने कहा इसमें इनोवेटिव क्या है। बोला कल मिलेंगे हम प्रेसिडेंट सर से, वो हमें एक फार्मूला बताएंगे, उसमें इनोवेशन का राज छुपा है। मैंने कहा अच्छा। तो हम बैठे, सर ने कहा इसको इनोवेशन सीखनी कैसे, ई-कॉमर्स में इनोवेशन आएगी। तो कहा बेटा पहला स्टेप है कॉपी करो, बी द परफेक्ट, कि कॉपी ऐसे करो कि सामने वाले को पता नहीं चलेगी इसकी कॉपी बनी। मैंने कहा ठीक है। फिर बोला फिर आते हैं इम्प्रूवमेंट का स्टेप। जब आप कॉपी करके परफेक्ट हो जाते हो ना, आपको गैप्स नज़र आना शुरू होते हैं, आप उसको इम्प्रूव करते हो। जब आप सब कर लेते हो ना, फिर आपका माइंड चलता है कि मैं इसको बेहतर कैसे कर सकता हूँ, या लेकिन न्यू चीज़ें इसमें क्या ला सकता हूँ। दैट्स अ इनोवेशन। एक स्पून है, उसका आगे का मुंह आप चेंज कर दें, लाइक उसको आप जैसे तेल की जो पावड़ा वगैरह क्या होता है उसको देखें, उसका शेप लगा दें। इट्स अ इनोवेशन इफ इट्स यूजफुल। केन का ओपनर है, वो क्या एक इनोवेशन थी। पहले केन्स अलग तरीके से ओपन होते थे बॉटल के, वो क्या इनोवेशन थे। अब किसी ने ऐसे तो नहीं डायरेक्ट बना लिया होगा। हम अगर एप्पल की बात करें, मार्क, नहीं, वही है ना कि पहले बनाओ, फिर उसको कॉपी करो, फिर उसके अंदर गैप ढूंढो। तो ये तो फोकस और वो तो है ही नहीं, तो इस कैसे होगा? बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ। इनोवेशन के लिए ना इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ट्रेंड को फॉलो करें। सबर भी नहीं है। तो आप जब इस चीज़ को निकाल देंगे ना कि मैं ट्रेंड को फॉलो करूंगा तभी मैं इनोवेशंस कर सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। देयर आर स्टिल आइडियाज़ एंड द केस स्टडीज़ जो बगैर AI के बन सकते हैं, जिनकी नीड है मार्केट में। बट हम एक ही चीज़, हमें AI। अब मैं IDC इन एशिया में क्या, एवरी सिंगल स्टॉल हमने AI पे ये करा है, हमने AI पे ये करा है।
जो चीज़ बनी है उसमें एआई का पार्ट डाल दिया कि वो खुद ब खुद हो रही है। अब मेरी नज़र में एआई नहीं है वो। इसका रीज़न ये कि एआई इज़ अ डेटा ड्रिवन, मैं भी यही कह रहा हूँ इट्स नॉट कि अ दरअसल हम ऑटोमेशन। लोग जब से काम एआई तो अभी लोग देखना शुरू हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो शुरू से काफ़ी जगह जो एआई का नाम लगाया हुआ होता है, सिंपल लॉजिक्स होती हैं, डिसीजंस होते हैं जो हम करते हैं। एआई तो बेसिकली आपका डाटा से उठाता है और उसके बाद वो उस पर डिसीजन लेता है, तो वो ज़्यादातर नहीं होता, वो नहीं होता। आपने सिर्फ नाम होता है। ऑटोमेशन को एआई का नाम दे दिया। भाई हाँ, ऑटोमेशन इज समथिंग एल्स, डेटा और ड्रिवन सिंपल एआई इज बेसिक समथिंग। कंडीशंस जो हैं वो एआई नहीं कह सकते उसको। नहीं, ऑटोमेशन को भी आप एआई नहीं कह सकते ना। जैसे कि मैं आपकी जगह एक रोबोट बिठा दूं और कहूं कि आपने इसको देखना है और सवाल पढ़ने जो आप कर रहे हैं, इट्स नॉट अ एआई। एआई वो है कि मैं जवाब दूं, जैसे आप सोच के मुझसे नेक्स्ट सवाल कर रहे हैं प्रिडिक्ट करके, वो करे, इट्स अ एआई। लेकिन ऑटोमेशन ये भी एआई। इफ एआई एंड देन, इफ एंड देन एल्स, और ये भी आई। एआई तो इट्स नॉट एआई। बट क्योंकि हम एक ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं आंखें बंद करके, हम स्टडीज़ नहीं कर रहे। कोर्सेज बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गए, लोग कोर्सेज करके अपने आप को एआई के चैम्प्स कह रहे हैं। एजेंटिक एआई को पढ़ के कह रहे हैं कि हम एआई के चैम्प्स है। भाई एनएलपी, कंप्यूटर विजन, एक पूरी मशीन दुनिया है। लर्निंग सब पता ही नहीं है कुछ एक पे। पूरी दुनिया एआई। यू आर नॉट इन द पार्ट ऑफ एआई। आप तो एक लाइक 5% के पार्ट आई में भी थिंक नहीं आ शायद रहे। आप टूल चला रहे हो बस टूल चला रहे हो जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करा, और वो टूल भी मैं तो उसको ऐसा कहता हूँ कि गार्बेज इन है और गार्बेज आउट है। क्योंकि जो एआई टूल है वो आपकी पब्लिक रिसोर्स से कर रही है। अब मैं आपसे कहूँ कि आप अपना काम, कंपनी का सब पब्लिक कर दें, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं, जिसको जो करने करे मैं अपना पब्लिक नहीं करूंगा। तो पब्लिक पे क्या है, मेरा प्रैक्टिस वर्क है, आपका प्रैक्टिस वर्क है, मेरा बग वाला काम है, आपका बग वाला काम है, जो हम ऐसे रफ टाइम में कर रहे हैं। अब उस काम से क्या मुझे एक बहुत प्रोडक्टिव और क्वालिटी चीज़ मिलेगी है इससे? जब तक आप कुछ नहीं करोगे जब तक नहीं मिलेगी। तो यही सीन है। अब मैं लिंक्डइन पे स्क्रॉल कर रहा था तो एक बंदे ने पोस्ट डाली, देखिए अगर आपने एप्लीकेशंस बनानी है तो आपको डिग्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं, प्रोडक्ट लवेबल यूज़ कर लें। मैंने भी खोला लवेबल, बनाई वेबसाइट, बहुत अच्छी बनाई। बट जो एक फाइल स्ट्रक्चर्स होता है, जो हम एक इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि एक फाइलिंग स्ट्रक्चर्स बहुत मैटर करता है, नेमिंग कन्वेंशंस बहुत मैटर करते हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स, आपका डेटाबेस के स्ट्रक्चर में बना हुआ है, हर चीज़ मैटर करती है। उसके लिए कुछ मैटर नहीं करता। उसके लिए मैटर करता है जो आपने फंक्शनलिटी बोली है ना, वो कहीं पे पब्लिक रिसोर्स में मिल जाए, वो आपको तो चिपका। सही है, तो टारगेट तो अचीव हो गया ना। आपको वेबसाइट बनानी थी, बन गई वेबसाइट। वेबसाइट बन गई। अगर भले मैं जो भी स्ट्रक्चर। देखें, ये बात हम कहें शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छी है, हाँ, बट फॉर द लॉन्ग टर्म, आप एक लॉन्ग टर्म रेस में आ रहे हैं, आप अपना प्रोडक्ट बना के ख़त्म तो नहीं कर देंगे, उसमें फीचर ऐड करते रहेंगे। सो यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ एवरीथिंग। फिर उसको सही करने के लिए फिर। आप उसको सही करने के लिए फिर से अच्छा, खुद मेरे सारा ख्याल काम से करोगे। फिर तो एआई, अगर इस तरह के टूल्स मौजूद हैं तो एआई तो मतलब प्रोटोटाइपिंग के लिए बेहतरीन है। हम्म। प्रोटोटाइप बना के आप भले प्रोजेक्ट उठा लो, फिर बन नहीं रहा वाला मसला है। नहीं, बन तो जाएगा। देखिए एक कोड फाइल आ गई आपके पास, उसको आप हाँ, बेटर कर सकते हैं। बट राइट नाउ जो लोगों का एक कॉन्सेप्ट बन गया है ना कि मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे कॉन्सेप्ट जो फंडामेंटल्स हैं वो नहीं पढ़ने, और मैं एक बहुत अच्छा डेवलपर बन सकता हूँ विद यूजिंग द टूल्स। तो मेरी नज़र में ये फुलिश डिसीजन होता है, बिकॉज यू कैन नॉट रन फॉर अ लॉन्ग टर्म। आप नहीं यार, तो ये कैसे करेंगे? मतलब आजकल भाई बहुत तेजी आ गई है, लोग इतना टाइम नहीं दे पाते जितना हम लोग देते थे पहले, या आप भी देते होगे। पढ़ने बैठूं मैं, पूरी लैंग्वेज सीखूं, महीने लगाऊं, ये तो कोई भी नहीं करेगा। कैसे राजी करेंगे सबको इस पे? इसको राज़ी करने का तरीका जो मैं समझता हूँ, देखिए मैं अभी भी यही कहूँगा, काउंसलिंग मैटर्स अ लॉट। कॉलेज मतलब फ्रेंड्स, उसको टेम्पटेशन ही नहीं आएगी ना, वो बोलेगा यार क्यों, जब एक काम 5 मिनट में हो रहा है तो मैं एक हफ्ता क्यों लगा के करूँ। इसका रीज़न ये है कि हमने कभी उसको उसकी रियलिटी नहीं दिखाई। हाँ, वो अब देखें मैंने, देखे, हमें तो पता है, हमें समझ आ रहा है कि यार ये फंस जाएगा आगे जाके। अब मैं इसको कैसे दिखाऊं? देखें मैं ट्रैफिक्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं अवेंजा गया, टीपीएस गया। ट्रैफिक्स का जब मैंने कोड बेस खोला, सो मुझे एक चाहत हुई कि मैं और उसको देखूं। मैंने लाइक अवेंजा में सुना कि फैक्ट्री यूज़ होती है, बट कोड जब खोला तो मुझे उससे का नज़र नहीं आया, क्योंकि जो फैक्ट्री की जो पॉलिसीज़ या रूल्स या फ्रेमवर्क जो लिखा हुआ है वैसा नहीं था। टीपीएस भी कह रहा था सिंगल टाइम, मैंने कहा दिखाओ भाई मैं भी देखूं। नया हो इंडस्ट्री में, मुझे तो शौक है इस चीज़ को देखने का, इसीलिए इतनी कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज यूज चूज़ की। जब मैं ट्रैफिक किया, मैंने कोड बेस देखा,
तो एग्जैक्टली एब्स्ट्रैक्ट फैक्टर यूज़ हो रहा था, जैसे कि उसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में कि आप देखते हो कि मिल्क है, ट्रू या फॉल्स, ये है ट्रू या फॉल्स, और फिर लास्ट में फैक्ट्री से आपका एक प्रोडक्ट निकलता है। तो सेम उनका काम हुआ था, तो मुझे एक इन्जॉयमेंट हुई। और इतना बड़ा प्रोडक्ट, अबाउट 10 to 12 मॉड्यूल्स हैं जो कि अलग अलग सॉल्यूशन हैं, आप एक साथ काम कर रहे हैं, सब में अपडेट्स जा रही हैं। तो लाइक मेरे लिए तो एक सबको देखना एक साथ बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई थी। और फिर उसको जो जिस तरीके से कोड के थ्रू मैनेज किया जा रहा था ना, तो मुझे समझ आया उस वक्त वी नीड टू गिव दैट एक्सपोजर कि भाई आपने ये क्रिएट करा, इसको देखो और ये देखो, जो एक प्रोफेशनली तैयार किया जाता है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दिस इज़ रेडी फॉर द लॉन्ग टर्म, बट आपका जो है वो, आप इसको बस इधर तक ही रख सकते हो, इससे आगे नहीं ले जा सकते। हाँ, आपने 3 4 5 साल काम करना है, गो विथ इट। आपको अगर इतना ही शौक है कि मेरा बिजनेस 5 साल चले, तो गो विथ इट। वरना 2 साल लगा के, 1 साल लगा के अच्छे से बनाओ, और फिर 25 साल काम करो। 15 मिनट में 5 साल बहुत है, मोर देन इनफ है। लेकिन साल मेहनत करोगे, 25 30 साल और एफर्ट करोगे, यानी इस ड्यूरेशन में तो आप और आगे खुद चले जाओगे। लेकिन आपको शौक नहीं है, वही बात आ जाएगी डिसिप्लिन। आपको डिसीजन लेना सिखाना होगा, अपनी काउंसलिंग करनी होगी। ये आया कोर्सेज लॉन्च हो गए, वेयर इज़ द काउंसलिंग, वी मिस दैट पार्ट। मैं मलेशियन यूनिवर्सिटी के ओरिएंटेशन में था, जो न्यू स्टूडेंट आए थे यूनिवर्सिटी से, उधर सबसे पहला जो यानी कि ओरिएंटेशन के अंदर एक टॉपिक था जो मुझे सबसे अच्छा लगा, वो यही द काउंसलिंग ओवर द एआई। स्टूडेंट अभी आया है यूनिवर्सिटी, उसको सबसे पहले बता रहे हैं कि जो टूल्स हैं उसमें जो आप पढ़ रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है। जो एक कोर्सेज करके बच्चा इंडस्ट्री में दिख रहा है, एक जो बच्चा आप लोग होंगे यूनिवर्सिटी के डिग्री होल्डर्स, उसमें क्या फ़र्क होगा। तो ये काउंसलिंग हम मिस कर रहे हैं। हम ओरिएंटेशन में यूनिवर्सिटी का एक तरीके से मंजन दे रहे होते हैं कि यूनिवर्सिटी की ये पॉलिसी है, ये है, ये है, ये फैकल्टी आपको पढ़े। विद इज द पार्ट कि आप डिग्री के बाद बाकी सबसे कैसे अलग हो जाओगे। वेयर इज द काउंसलिंग कि आपने ड्यूरिंग स्टडीज़ ये नहीं, ये करना है। ठीक। कुछ भी नहीं है। हम एज अ टीचर्स भी जो लोग होते हैं वो भी अपना बस पैसों के लिए आते हैं, कोर्स पढ़ाते हैं और जाते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ की अर्निंग पे ले रहे होते हैं, तो वो उस अपना पार्ट ऑफ द जॉब करके चले जाते हैं। बट आई थिंक जेडी का पार्ट होना चाहिए कि आप स्टूडेंट को काउंसलिंग दें विद टाइम टू टाइम, बिकॉज वो आपका प्रेजेंट बन रहा है ना। आप देखो उसको, आप प्रेजेंट के लिए तैयार कर रहे हैं। जब प्रेजेंट आप उसको तैयार नहीं करेंगे मेंटली, उसको आप डिसीजन नहीं बताएंगे, उसकी काउंसलिंग नहीं करेंगे, तो वो तो भाव के साथ बह जाएगा। तो भाई यंग डेवलपर्स और जो इंटरप्रेन्योर्स अपने आप को बोलते हैं और बिजनेस कर रहे होते हैं, उनको क्या मशवरा आप देंगे? जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि वो एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेसमैन। बिल्कुल देखिए, एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन तो एक आपके मुझे भी बिजनेसमैन है, ठीक है। तो मैं जो उसकी क्वालिटीज़ देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ एंटरप्रेन्योर में भी आ जाए ना, सक्सेसफुल है। अब मोची को देखें, पंचुअलिटी, अगर उसने 7 बजे का कहा है ना, तो 7 बजे खोलता है, मगरिब में चले जाता है। डिसिप्लिन, फोकस ऑन वर्क, काम के वक्त आपसे मस्ती नहीं करेगा। काम के वक्त आप उससे ज़्यादा मस्ती करने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन काम के वक्त वो सीरियस है। तो ये फोकस, डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये चीज़ें हैं आप में, यू आर अ गुड बिजनेसमैन, यू आर अ गुड एंटरप्रेन्योर। अच्छा, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें क्या फ़र्क होता है? देखिए, मुझे तो जो मैंने स्टडी किया है, तो मेरी नज़र में तो मुझे फ़र्क नहीं नज़र आता। क्योंकि इट्स लाइक, आप पहले बच्चों को किड्स कहते थे, अब टूडलेट्स कहते हैं। तो पहले लोग अपने आप को कहते थे हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं वेंचर स्टार्ट कर रहा हूँ। सिमिलर ही मुझे, जहाँ तक मैंने स्टडी किया, मुझे सिमिलर फील हुआ, ठीक है। बट जो मैं सेग्रीगेशन करता हूँ वो यूँ करता हूँ कि अगर कोई फैमिली बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर रहा है उसी फ्लो के अंदर, सो फॉर मी दैट्स ही इज़ अ बिजनेसमैन। मुझे जहाँ तक लगता है कि बिजनेस मतलब एक इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, एक प्रोडक्ट सर्विस है, बिल्कुल उसी को लेके आपने स्टार्ट कर दिया। और एंटरप्रेन्योर आई थिंक जो नया आइडिया सोच के बिल्कुल पहले आप मार्केट को एजुकेट करें, पहले शुरू में सारी मेहनत करें, फिर उसको बिजनेस बनाएं। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा है। एंटरप्रेन्योर की सबसे पहले स्किल्स जो सीखी जाती है वो यही होती है कि अपने अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि मैं किस पे वेंचर स्टार्ट करूं।
तो यही वजह है कि मैंने क्या कहा, जो फैमिली बिजनेस को फ्लो में लेके चल रहा है इज बिजनेसमैन फॉर मी, बट जो जो उससे एग्जिस्टिंग काम को लेके चल रहा है हम जो कोई न्यू वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं दैट हैज अ सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, वैल्यूएबल है, उसको वो वेंचर को स्टार्ट कर रहा है, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, रिस्क ले रहा है, उसके लिए एजुकेट कर रहा है सोसाइटी को, सो इट्स अ एंटरप्रेन्योरशिप। ओके। अच्छा, तो अब यंग डेवलपर्स और एंटरप्रेन्योरशिप जो कर रहे हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे आगे के लिए, मतलब फ्यूचर के लिए? मैं फ्यूचर के लिए उनको और अगेन प्रेजेंट की भी बात कर लेते हैं। नहीं, मैं इनको यही मशवरा दूंगा जो प्रेजेंट हैं, जो फ्यूचर में हैं, उनके लिए एक ही मशवरा है कि यूएक्स रिसर्च करें, अपने जो ऑडियंस है, जो आपका फ्यूचर आने वाला है, उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें। इफ़ यू वांट टू डू एंटरप्रेन्योरशिप, और टेक्निकल वालों के लिए क्या जाता है टेक्नोप्रेन्योरशिप, तो अगर आप लोग उस डायरेक्शन में जाना है तो आपने अपनी ऑडियंस को समझना होगा, 2050 को देखना है तो आप अपने अपडेटेड कंट्रीज़ को देख सकें। आपको उधर से बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ मिलेंगी। अगर मैं फिनटेक की बात करूँ तो फिनटेक के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है कि क्रिप्टो आ रहा है पाकिस्तान, क्रिप्टो के ऊपर अब क्रिप्टो बात, है, ब्लॉकचेन है। बिल्कुल अब इस पे बात शुरू हुई। बट आप मलेशिया में देखें, जो पूरा लोन सिस्टम है, लोन मैनेजमेंट, लोन प्रिडिक्शन, वो सारा क्रिप्टो के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि मतलब ब्लॉकचेन पे। बिल्कुल। तो आप उधर से इंस्पिरेशन लेके, उधर से आइडिया लेके आप अभी से काम कर सकते हो कि जैसे ही 4-5 साल बाद वो चीज़ें आए तो यू आर द फर्स्ट वन टू प्रोवाइड द सर्विसेज या प्रोवाइड द प्रोडक्ट। राइट नाउ आप इंटरनेशनल मार्केट को सर्व कर सकते हो। राइट नाउ आप इधर के लोगों को बता सकते हो कि भाई मैं आपको जो अभी चीज़ें हैं वो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट आई एम रेडी फॉर द फ्यूचर टू। मैं देख रहा हूँ ये फ्यूचर आएगा तो आई एम ऑल्सो रेडी फॉर दिस। तो आप जो दूसरे उनसे एक स्टेप आगे रहेंगे। जैसे कि माजू का एक स्टूडेंट था मेरी यूनिवर्सिटी का, प्रीपेड कार्ड बनाना था। मैंने कहा ठीक है, सब बना रहे हैं, इफ़ यू वांट टू टेक अ स्टेप है सोचो कि ब्लॉकचेन आ जाता है 2 साल बाद। कंपनीज के बाद तो इतने एम्प्लॉयज हैं कि वो 5-6 महीने में कवर कर लेंगे इस गैप को। अगर तुम अभी कर ले तो इस 1-2 साल के अंदर, तो तुम अपने कार्ड को लोगों को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब तुम्हारे पास आएंगे। जितनी कंपनी ने तुम्हें यूज करेंगे एज ए थर्ड पार्टी। सही, अच्छा आइडिया। तो क्या केस स्टडीज है, आप अपने अपडेटेड कंट्रीज को देख के बहुत सारी केस स्टडीज ले सकते हो। आप उस पर काम करो, लेकिन सिर्फ उस पर नहीं, आपने अपने प्रेजेंट को देखना है, ताकि आप दोनों को मर्ज करके एक ऐसे मिडल वे पे आ जाओ जो आपको 25 to 30 ईयर की जर्नी दे दे। तो ताकि आप 2050 को विजुअलाइज भी कर रहे हैं और आज को भी देख रहे हैं, और दोनों का मिडल वे निकाले, ताकि जो चीज़ आप बना रहे हो वो आपको आज भी सर्व करे, 2050 में भी सर्व करे। सो दैट्स माई सजेशन कि आप सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं बने, एंटरप्रेन्योर के लिए विजन बहुत ज़रूरी है। तो यू हैव दैट विजन कि आप देख सकें, और फिर डिसिप्लिन और फोकस के बगैर आप कंप्लीट नहीं कर सकते। और ब्लेमिंग तो छोड़ दो। हाँ, ये नहीं सोचो कि मैं बनाऊंगा तो पाकिस्तान में कौन खरीदेगा, हुकूमत सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, वॉट एवर। फर्स्ट स्टेप आइडिया ढूंढो, विजनरी। सेकंड बनाओ। थर्ड स्टेप है यूज होना, गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है, ईच एंड एवरीथिंग इज ऑन द थर्ड स्टेप। पहले 2 स्टेप करो, थर्ड स्टेप के लिए खुद ही रास्ते बन जाएंगे। रब तबारक व तआला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। सही, अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। पहले 2 स्टेप तो कर लो। पहले स्टेप पे ही सारे सवाल हुकूमत ये नहीं करने देगी, हुकूमत ये कर देगी, ये वो, बाहर आ जाओ। पहले करो 2 स्टेप। थर्ड स्टेप की बारी आएगी ना, जब आपका बिजनेस लॉन्च है, आपने बना लिया, अब आपने लॉन्च करना है। ये सारे क्वेश्चन उस टाइम के, जब आप उस टाइम पे होंगे ना, तो हो सकता है कि उस वक्त वो बन भी जाए, और हो सकता है कि जो आपने बनाया वो कहीं और यूज हो जाए। नहीं, ये भी हो देखिए सकता आप जब 2 साल मेहनत कर लेंगे ना, 1-1.5-2 साल, तो आप 5-6 महीने की और मेहनत कर लेंगे सबको एग्री करने के लिए। नहीं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको आगे जाके रियलाइज होता है कि नहीं यार ये आइडिया बेकार ही था और नहीं हो सकता, तो अगेन मेहनत फिर भी ज़ाया नहीं होगी, कुछ ना कुछ और बन जाएगा उससे। बिल्कुल, मुझे याद है कि मतलब इस जर्नी में आप काफ़ी चीज़ें सीख भी तो चुके होगा। काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाएंगे, आपको ऐसे वेज मिल जाएंगे कि आप अपने अगले आइडिया को बहुत जल्दी बना सकते हैं। थर्ड, देखें जब इस चीज़ में आप आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, इट्स नॉट अ विन विन ऑल द टाइम। स्टार्ट विद अ फुल, यानी कि फेलियर से स्टार्ट होगा आपका, हमेशा विन विन नहीं रहेगा हमेशा। हम जुरासिक पार्क देखते हैं, जो वीआर का कॉन्सेप्ट है, ये डॉक्टर जुबैर अहमद शेख का है। द फर्स्ट टाइम जो लैंग्वेज बनी थी वीआर की, जो जुरासिक पार्क के अंदर मॉडल्स के अंदर यूज हुई, वो डॉक्टर सही। जुबैर अहमद शेख की लिखी हुई, ठीक। पूरी डेवलप की हुई। तो कहते थे कि यार
आप कुछ कर रहे हो ना, मैं एक विजुअलाइज कर रहा था कि एक वर्चुअल रियलिटी के आगे ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे जैसे जैसे अब जनरेशन चल रही है, तो मैं पहले यही लग गया इस पे काम करने। तो मूवी में मेरी लैंग्वेज यूज़ हो गई एंड बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिली मुझे। का आपने तो विजुअलाइज तो करना है, मगर ये नहीं सोचो कि मैंने वीआर का सोचा तो पहला ही मेरा आइडिया वीआर था, बन गया जुरासिक पार्क में। सही। नहीं भाई, 10 प्रोजेक्ट बनाता था तो एक समझ मुझे भी एक्सेप्ट होता था कि हाँ इसमें मैं कर सकता हूँ। हाँ, इट्स नॉट कि मैं 10 के 10 मेरे सक्सेसफुल, 9 फेल होंगे, एक पास होगा। If you have that courage, you have that discipline and focus, so you are the entrepreneur. If you can take the risk, कि 10 प्रोजेक्ट का रिस्क ले सकते हो, so you are the entrepreneur. आप सोचो कि मैं कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है। और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, दैट एवरी प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम। सही। मैं चैलेंजिंग। ओरिएंटेशन यूज अटेंड कर रहा था ना यूनिवर्सिटी साइंस मलेशिया की, तो उधर मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से एक्सपोजर मिला। उन्होंने एग्जाम्पल दी कोविड की, बोला कोविड एक बीमारी है, मसला है, 2002 में इसकी वैक्सीन आ जाती तो क्या रिएक्शन होता लोगों का। बहुत अच्छा काम किया, जो आजकल FIP में होता नहीं है। प्रॉब्लम भी बहुत अच्छा है, आपका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आप फर्स्ट पोजीशन। क्या इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की नीड इस वक्त या 10 साल के अंदर या 20 साल के अंदर नीड है? आपने इसको विजन किया? नहीं किया। नहीं क्या। नीड नहीं थी, तालियां बज गई, खत्म, 2 हफ्ते में शोर खत्म। हाँ। अगर अब यही कोविड की मेडिसिन है, कोविड के टाइम सबने क्या कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है। नहीं, एक और भी तो चीज़ कही ना सबने, क्या? कि यार ये हो सकता है कि मेडिसिन उन्होंने प्लान ही किया हो, ये भी तो कहा। देखिए, वो तो है एक ले मैन के लिए जिसके लिए बहुत यूजफुल थी। ये तो एक उन रिसर्चर्स के लिए टॉपिक था ना, या जो पॉलिटिक्स लेवल पे थे, या जो चैनल्स पे बैठ के TRP के लिए बातें कर रहे होते, तो एक उनका टॉपिक था। एक जो हम जैसे लोग थे उनके लिए क्या था, यार तेरा शुक्र है एक दवाई आ गई। हाँ। यही दवाई 2002 में आती, रिएक्शन डिफरेंट था, अभी आई रिएक्शन डिफरेंट है। सो आपका जो प्रॉब्लम है और उसका जो वेंचर आप स्टार्ट कर रहे हैं, जब उसका रिएक्शन होना, तो कोविड की मेडिसिन जब आई ना वैसा हो, लोगों को यूजफुल लगे। अब ChatGPT देखें आया, लोगों को खुशी हुई, यार कितने मेरा अरसे से काम चल रहा था, ये तो किसी को नहीं पता। कितने अरसे से चल रहा था, लेकिन जब आया तो लोगों ने अडॉप्ट किया, भागे उसकी तरफ, एजेंडे किया है, लोग भागे। तो आपका सॉल्यूशन ऐसा हो कि लोगों की नीड पूरी कर रहा हो, लोगों की वांट पूरी नहीं कर रहा हो। वांट भी प्रॉब्लम है, नीड भी प्रॉब्लम है, लेकिन नीड जो नेसेसरी, जो कंपलसरी उसको चाहिए, वो अगर आपने आइडेंटिफाई करके वेंचर स्टार्ट किया, तो आप बहुत मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका वेंचर सक्सेसफुल हो, बिकॉज यू आर लुकिंग द बोथ पार्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। तो फिर नोविक एज के क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के, क्या एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस पे हैं? एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस में तो अभी जो सर्विसेज के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मार्केटिंग के, कराची बेस्ड ही प्रोजेक्ट्स हैं अभी तो उन पे काम चल रहा है। जो पाइपलाइंस में वो यही है कि अभी हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर हमारा प्लान है कि हम टॉप 10 प्रोजेक्ट नोविक एज पे, जो यंग जनरेशन है FIP के स्टूडेंट्स, उनके 10 प्रोजेक्ट्स ऑन बोर्ड करेंगे, उनको सुपरवाइज करेंगे। और कुछ पाकिस्तान से भी टॉप टाइप लीडर्स हैं, वो हैं, इंटरनेशनल्स भी हैं, मलेशियन यूनिवर्सिटी की जिसका मैं बार बार रेफर कर रहा हूँ, उधर के भी कुछ टीचर थे जो कि उन प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करेंगे इस पूरे ड्यूरेशन में। जब कंप्लीट होगा तो एज अ पार्टनर हम उसको लॉन्च करेंगे। सो पाइपलाइन में वो ये है कि अब 10 प्रोजेक्ट्स को हमने नेक्स्ट जुलाई अगस्त तक ऑन बोर्ड करके लाइव करने, ताकि लोग उसको यूज़ करें, उसके रिव्यूज़ मिल सकें और उस पर हम फर्दर चेंज आगे मूव कर सकें। ठीक है फुरकान, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके यार, काफ़ी लंबी बात हुई और मिक्स बातें हुई, लेकिन अच्छा लगा मिलके। तो जैसे कि ये एपिसोड हमने काफ़ी मिक्स बातें करी, अगर आपको पसंद आए तो आप हमारा दूसरा एपिसोड भी देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। और फुरकान की जो है मैं लिंक्डइन प्रोफाइल के लिंक दे दूंगा, आप उनको फॉलो कर सकते हैं ताकि और एंटरप्रेन्योर्स बने। तो चलते हैं, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।